पटकथा लेखक जावेद अख्तर के छोटे भाई और लेखक मनोविश्लेषक सलमान अख्तर अपनी नई पुस्तक घर का भेदी के प्रचार में जुटे हुए हैं। इस दौरान उन्होंने उनके और उनके बड़े भाई के बीच दरार को संबोधित किया। सलमान की किताब में जावेद को समर्पित एक अध्याय भी शामिल है और उन्होंने खुलासा किया है कि दशकों तक संपर्क में नहीं रहने के बावजूद दोनों भाई सहज तौर पर जुड़े हुए हैं। किताब में जावेद की 5 कविताएं शामिल होने के बावजूद सलमान ने सालों से उनसे कोई व्यक्तिगत बातचीत नहीं की। सलमान अख्तर से बातचीत की हमारे सहयोगी गौरी द्विवेदी ने। एनडीटीवी इंडिया से एक खास मुलाकात डॉक्टर सलमान अख्तर के साथ। वो पेंसिल्वेनिया में रहते हैं, यहाँ पर मशहूर साइकेट्रिस्ट हैं और उसके साथ उन्होंने 113 किताबें लिखी हैं और सबसे लेटेस्ट उनकी किताब ये है घर का भेदी, जिसमें उन्होंने अपने पिता की और बाकी अपने भाई की भी तस्वीर इसमें लगाई है। बात करते हैं इस विषय पर, उनकी किताब के बारे में और अमेरिकी पॉलिटिक्स के लिए। डॉक्टर अख्तर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। पहले चीज़ तो ये बताइए इस किताब के बारे में कि इसका शीर्षक जो है घर का भेदी वो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसके बारे में बताइए। आप अपने भाई के बारे में बताइए, उनसे आपकी उनके बारे में लिखा है आपने, उनका है, तो कुछ बताइए। किताब का जो शीर्षक है ये तो मेरी माँ का एक आर्टिकल था जी, जो उन्होंने मेरे फादर के बारे में लिखा था जी। उन्होंने शुरू ये कहा था कि ये आर्टिकल लिखने में मुझे लोग कहेंगे मैं घर का भेदी बन रही हूँ और मैं ना तो लंका ढाना चाहती हूँ और ना ही कोई ऐसी गड़बड़ करना चाहती हूँ, तो इस थोड़े रिजर्वेशन से लिखूंगी। तो अच्छा उन्होंने नाम रखा किताब का अपनी आर्टिकल का जो उन्होंने मेरे फादर के बारे में लिखी 1950 में। तो आई बोरोड एंड आई हैव एक्नॉलेज्ड, चोरी नहीं किया है, बोरो किया है। तो मैंने उसमें प्रेफेस में लिख दिया है कि ये जो शीर्षक है मैंने अपनी माँ से लिया है। जहाँ तक इसमें 4 शायरों का जिक्र है, मेरे दादा जिनसे तो मैं कभी मिला नहीं, मुझसे पहले मेरे पैदाइश से पहले उनका देहांत हो चुका था, तो वो भी बड़े शायर थे। फिर मेरे फादर जानिसार अख्तर जो कि फिल्मों के गीतकार भी थे और शायर भी थे, मेरे मामा मजाज और मेरे भाई जावेद अख्तर। तो चारों के बारे में है, शायरी है, ज़्यादातर उनके शायरी के बारे में, थोड़ा थोड़ा उनके कैरेक्टर के बारे में भी। तो आपने कहा जावेद साहब के बारे में कुछ कहूँ तो he is a prolific man of prolific talent। जी। तो उन्होंने फिल्मों में स्क्रीन पे भी लिखे हैं, फिल्मों में डायलॉग भी लिखे हैं, कहानी भी लिखी है, कहानियाँ, डायलॉग, गाने, भजन, और उसके अलावा प्राइवेट शायरी भी की है, गज़लें, नज़में। उसके अलावा संसद में भी थे, राज्यसभा में। उसके अलावा और भी समाजी हालात पे तकरीरें करते हैं। तो ही इज़ अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन। तो ज़ाहिर है दिलचस्प आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, मज़े के आदमी है, शायरी भी करते हैं। शायरी तो आप लोग बैठ के कोई शायरी एक साथ नहीं करते? आप भी खून में, आपके भी तो खून में शायरी है, हाँ, गज़ल है, सब है, आप भी लिखते हैं। तो बैठ के कभी एक बार ऐसा नहीं हुआ कि साथ में बैठ के एक शायरी पढ़ी जाए या गज़लें एक्सचेंज की जाए? कई बार हमारी उनकी शायरी का स्वभाव थोड़ा डिफरेंट है। उनकी शायरी जो है फिल्मों में बहुत अच्छी है, फिल्मी गानों में बहुत अच्छे, एक से एक अच्छे गाने उन्होंने लिखे हैं। जैसे कि कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो, या ये कि तुमको देखा तो ये ख्याल आया, या देखा ये ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। सो इवन जो गाना है ज़्यादा इतना नोन नहीं है, सिलसिला में नीला आसमान सो गया, वो भी गाना बहुत अच्छा है। सो गाने तो उन्होंने बहुत ही सुंदर गाने लिखे हैं। गज़लें बहुत अच्छी लिखी हैं कुछ, जिसमें मैंने शेर इसमें ख़ास तौर पे 5 शेर लेके कि नज़मों में उनका स्वभाव कुछ, जो उनका बेसिक स्वभाव एक लीडरों का और वकीलों का और डिबेटर का है, उनका मिजाज। तो वो स्वभाव जो है वो नज़्म में निकल आता है। अच्छा। तो गज़लों में और फिल्मी गानों में दबा रहता है। तो उसमें गज़लों में और फिल्मी गानों में नरमी ज़्यादा है। और सो आई थिंक मेरी शायरी में जो है, मैं डॉक्टर हूँ, तो ज़ाहिर है कि एक डॉक्टर और नेता में फ़र्क होता है। तो मेरी शायरी में गज़ल, आपको नेतागिरी दिखती है उनकी शायरी में, उनकी नज़मों में? नज़मों में जी, गज़लों में नहीं है, नज़मों में दिखती है नेतागिरी। एक काइंड ऑफ ए लॉयरली लीगल आर्गुमेंटेटिवनेस
जो कि गजलों में नहीं है। गजलों में नर्म शेर हैं, फिल्मी गानों में बहुत नर्म शेर है। ये शेर कितना अच्छा है कि आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया। तो ये जो नरमी है, ये नरमी कभी कभी गायब हो जाती है। तो इस नरमी गर्मी की वजह से आपने एक साथ कभी शायरी नहीं करी, या एक साथ कभी बैठ के नज़्में या गज़लों के बारे में चर्चा नहीं करी? नहीं, हजार बार। तो लेकिन बल्कि उन्होंने प्रेफेस लिखा। मेरी पहली 2 किताबें जो थी, कू बकू और दूसरा घर, इन दोनों किताबों का जब सिलेक्शन करके और फिर कुछ नई किताबें ऐड करके, नई गज़लें, तो ही रोट द प्रेफेस टू इट एंड ही रोट अ वेरी काइंड एंड वेरी नाइस प्रेफेस। बट लेकिन ये पूछना पड़ेगा, जब आपके खून में शायरी है, खून में गज़लें हैं, तो फिर बॉलीवुड से दूर कैसे रहे आप, और अभी तक दूर हैं? अब ये भी एक अजीब बात है। एक तरफ से तो जाहिर है कि मेरे पिताजी फिल्मों में गाने लिखते थे, तो इस तरह से बॉलीवुड से तो रिश्ता रहा ही, और भाई हैं, भांजी है, भतीजा है, ये सब लोग हैं। तो भतीजी जोया, फरहान, इनसे रिश्ता है। कुछ एक रिसेंटली ऐसा हुआ है, कुछ एक फिल्म डायरेक्टर्स ने मुझे अप्रोच किया डायरेक्टली फ़ोन करके कि एक बात पूछनी है या ये बात बतानी है। तो इस तरह से इनडायरेक्ट रिश्ता है, डायरेक्ट रिश्ता नहीं रहा। अब लिखेंगे बॉलीवुड के लिए कोई गाने या कुछ? अगर वो कोई मुझसे कहेगा ज़रूर। तो एनडीटीवी इंडिया पे आप कह रहे हैं कि बॉलीवुड के लिए तैयार हैं? हाँ, गाने लिखना तो मैं मुश्किल नहीं समझता हूँ। जी, ओके। तो अगली बारी जब आप इंडिया आएंगे तो शायद फिर आप बताएंगे हमको कि अगली कौन सी बॉलीवुड के किसी वेंचर के लिए आप गाने लिख रहे हैं या कुछ और लिख रहे हैं। अब ज़्यादा जो है क्या होता है कि आप लोगों के प्रोग्राम पे कोई बात कहो तो वो इतनी बड़ी बन जाती है। अगर मैं ये कह देता कि आपको क्या पता मैंने अभी नहीं लिखे हुए ऑलरेडी, तो फिर उसका लोग वो लाइन काट के फिर वो बड़ी बात बना देंगे। ठीक है, नहीं, इंतजार करते हैं उसका। ठीक है। लेकिन अब और बात करते हैं अमेरिकी पॉलिटिक्स की भी। राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं, कुछ ही दिन रह गए। आप पेंसिल्वेनिया में रहते हैं, कहा जा रहा है यही प्रदेश है जो डिसाइड करता है अगला राष्ट्रपति कौन होगा। आपको क्या लगता है कि इस वक्त माहौल कैसा है? माहौल बहुत टेंस है, क्योंकि रेस बहुत करीब है। दोनों लोग जो हैं बहुत करीब रेस है, तो कुछ पता नहीं है। कोई भी आदमी 100% नहीं कह सकता है कि कौन जीतेगा। तो नेक टू नेक मुकाबला है। और लेकिन बड़ा इम्पोर्टेंट इलेक्शन है ये, क्योंकि इसमें सिर्फ पॉलिसी की बात नहीं है, सिर्फ टैक्स की बात नहीं है, सिर्फ मनी की बात नहीं है। इसके अंदर बहुत बड़ा मॉरल मामला भी छुपा हुआ है, क्योंकि इसमें एक तो गरीबों का, माइनॉरिटीज़ का, इमिग्रेंट्स का और औरतों का कि हक कौन सी पार्टी ज़्यादा बेहतर रिप्रेजेंट कर सकती है और प्रोटेक्ट कर सकती है, ये बड़ी बात है। जी, अगर हम भारतीय अमेरिकी समूह की बात करें तो वो अभी तक काफ़ी तौर पर डेमोक्रेट के सपोर्टर रहे हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि रिपब्लिकन पार्टी से भी काफ़ी लोग अब जुड़ने लगे हैं। आपको क्या लगता है, क्या कारण है जिसकी वजह से अब भारतीय अमेरिकी समूह के काफ़ी लोग रिपब्लिकन पार्टी की तरफ जुड़ रहे हैं? देखिए, भारतीय लोगों को इस मुल्क में माइनॉरिटी ना कहें। माइनॉरिटी का सिर्फ ये नंबर नहीं होता है कि जो आदमी कम नंबर में है वो माइनॉरिटी है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सी जगहों पे औरतें ज़्यादा नंबर में हैं मुल्कों में, लेकिन फिर भी माइनॉरिटी हैं। अंग्रेज जब हमारे मुल्क पे, हिंदुस्तान पे हुकूमत कर रहे थे तो मुट्ठी भर अंग्रेज थे, लेकिन वो माइनॉरिटी थोड़ी थे, हम थे माइनॉरिटी। तो माइनॉरिटी का मतलब होता है पावर किसके पास है। आप कह रहे हैं भारतीयों के पास पावर है यहाँ अमेरिका में? यहाँ पे पैसा है, प्रोफेशन है, अपॉर्चुनिटीज हैं, यूनिवर्सिटीज में दाखिले हैं, मेडिकल स्कूल्स में दाखिले हैं। तो पर वो तो मेहनत से है ना, मेहनत से है तो नहीं, लेकिन दे आर क्वाइट वेल ऑफ, दे आर नॉट इन दैट माइनॉरिटी सेंस, एंड देयर इज इंक्रीजिंग रिप्रेजेंटेशन। अब जज भी बन गए हैं, वकील भी हैं, और इलेक्शन में भी खड़े हो रहे हैं लोग। तो इतनी कोई माइनॉरिटी स्टेटस नहीं है, मैं समझता हिंदुस्तानियों का। हिंदुस्तानियों का ये है कि चूंकि इस मुल्क में दाखिला हिंदुस्तानियों का इंग्लैंड के डिफरेंट है। इंग्लैंड में, यहाँ में पढ़े लिखे लोग और वो लोग जो जल्दी ही इकोनॉमिक लैडर को क्लाइम कर सकते थे, वो लोग आए हैं यहाँ पे। तो नतीजे के तौर पे एक काफ़ी अमीर माइनॉरिटी है ये, अमीर माइनॉरिटी है। तो उसमें मुझे शक है कि अक्सर लोग
अपनी जेब की वजह से और टैक्सेस की वजह से वोट करेंगे। जी। अगर उस वजह से वोट करते हैं तो रिपब्लिकन वोट करेंगे, क्योंकि जो टैक्स ब्रैकेट्स मूव होंगे वो ज़्यादा इनकम वालों को फेवर करेंगे। ओके। हाँ, लेकिन जहाँ माइनॉरिटी का इंटरेस्ट है, खासतौर पे विमेंस राइट्स, देखिए इस वक्त बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पे जो है ये अबॉर्शन का पर भारतीय अमेरिकी समूह जो है वो तो अपने इंटरेस्ट को देखेगा ना सबसे पहले, जैसे कोई भी और समूह हो। अगर हम भारतीय अमेरिकी समूह की बात करें तो उनकी क्या इंटरेस्ट होंगे, वो तो उस हिसाब से वोट करेंगे। तो उनका सबसे बड़ा क्या मुद्दा है आपके हिसाब से? जी, मेरे ख्याल से चूंकि हिंदुस्तान और अमेरिका में रिलेटिवली पीसफुल मामला है जी, relatively collaborative interests हैं, relatively the movement is in the same direction of progress, economic progress and एक capitalistic economy and investments। तो उसकी वजह से हमें हिंदुस्तान से कोई ख़तरा नहीं है, अमेरिका से कोई ख़तरा नहीं है हमें। तो नतीजे के तौर पे फॉरेन पॉलिसी will not play a role in Indian communities vote। डोमेस्टिक पॉलिसी will play a role। और डोमेस्टिक पॉलिसी में एक तरफ औरतें माइनॉरिटी हैं, एक तरफ पैसा है जी, फ्रैकिंग, तेल और टैक्सेस और अमेरिकन सेल्फ सफिशिएंसी एंड रिलेटिव सोलिप्सिज्म एंड काइंड ऑफ ओनली अमेरिका इंटरेस्ट। आई थिंक एंड आई फियर that a conservative part of Indian society, because Indian society is also in America conservative and liberal, the conservative एक समूह में बहुत हिस्से हैं, बहुत हिस्से हैं। हाँ, एक हिस्सा तो पैसे की वजह से वोट करेगा और टैक्स की, वो ट्रम्प को वोट करेंगे। ओके। जो लोग लिबरल हैं, जिन्हें गरीबों का और माइनॉरिटीज का और ख़ास तौर पे औरतों के हक का ख्याल है, वो डेमोक्रेट को। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी डॉक्टर अख्तर, वो ये कि डेमोक्रेट कैंडिडेट जो हैं कमला हैरिस, वो आधी भारतीय हैं। इसका कितना बड़ा असर पड़ेगा भारतीय अमेरिकी समूह पे जब वोटिंग की बात हो? ये बड़े दुख की बात है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि कमला जी ने अपनी हिंदुस्तानी जो एंसेस्ट्री है और हिंदुस्तानी उनकी जो पूर्वज हैं और जो लीनियज है उनकी, उसको उन्होंने हाईलाइट नहीं किया। उनकी माँ तो हिंदू यकीनन वहाँ से आई थी अमेरिका से। तो आप देखिए कि जब ये गई थी वाइस प्रेसिडेंट बनने और शपथ लेने, तो 2 बाइबल लेके गई। एक बाइबल ले जानी चाहिए थी बाप की तरफ से और एक माँ की तरफ से गीता या रामायण ले जानी चाहिए थी। तो माँ की भी कुछ इज्जत करती हैं। इन्होंने अपने आप को हिंदुस्तानी एंगल को डाउन प्ले कर दिया जी, और वो बात जो है मेरे ख्याल से हिंदुस्तानियों को पसंद नहीं है और पसंद नहीं होनी चाहिए। सही है, पसंद नहीं होनी चाहिए। तो आई थिंक उनके हिंदुस्तानी होने का रोल जो है हिंदुस्तानी कम्युनिटी में इतना बड़ा है नहीं, बनेगा नहीं। और ये अफसोस की बात, और ये अफसोस उन्होंने खुद पैदा किया उन्होंने। ओके, चलिए इसी पर देखते हैं, कुछ ही दिन की बात है, पता चल जाएगा 3-4 दिन में कि फाइनली कमला हैरिस जी की एंसेस्ट्री का, उनकी पूर्वजों की लीनिएज का कितना असर पड़ता है इंडियन अमेरिकन वोट बैंक पे, या रिपब्लिकन पार्टी की जो कुछ एक नीतियां हैं उससे कितना असर पड़ेगा। अब देखिए, उनमें से एक अगर इलेक्ट होगा तो मैं वापस दिल्ली मूव कर रहा हूं। अच्छा जी, आपका दिल्ली इंतजार करेगा, आपका बॉलीवुड इंतजार कर रहा है, दिल्ली इंतजार कर रहा है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।